बताओ किस में था डिस्कशन? EMI ईएमआई में था। तो एक मिनट। ईएमआई में क्या था बोलो? S1 O1 O2 S1 निकाल लो पहले। तो ईएमआई का S1, ईएमआई S1 ये आ गई मेरे सामने। हाँ जी बाबा, चलो शुरू हो जाओ। ईएमआई S1, ईएमआई S1 कोई डाउट? 15 15 नंबर, एक मिनट। ये 15 नंबर कहता है, 15 नंबर ये रहा। तो 15 नंबर कहता है बाबा, लाइन चार्ज लैम्डा पर इज लॉस्ड यूनिफॉर्मली ओवर द रिंग of wheel of mass m and radius r. The wheel has light conducting spokes, free to rotate without friction. Axis is free. B naught दे रखा है, angular velocity after the field is suddenly switched off. चलो ठीक है। अब तुमने क्या किया, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा क्या होना चाहिए यहाँ पर? कुछ भी बोल दो, सही होगा गलत हो गया वो बात की बात है। इनको समझ रहे नहीं। अरे यार समझ रहा नहीं, ये तो क्या होता है? ये कोई रीजन ही नहीं है इसका, मतलब तो आपने एफर्ट ही नहीं डाले समझने में। समझ रहा नहीं तो ये तो कोई रीजन ही नहीं हुआ कि मतलब बिल्कुल ही, ये तो बिल्कुल ही नॉट वैलिड रीजन है। समझ रहा नहीं तो बिकॉज आपको इसका मतलब ये है कि देख के आपको डर के छोड़ दिया उसने, है ना? इसका तो एकमात्र मतलब यही है कि देख के डर के छोड़ दिया। लेकिन चलो, एक चीज अच्छी है तुम्हारी कि भाई दूसरे जो बाकी लोग हैं जिन्होंने खोलने की कोशिश भी नहीं करी, उससे थोड़ा आगे चल रहे हो आप। तो चलो बताओ इसमें क्या नहीं समझा, शुरू कर दे। बोलो बाबा। अरे बोल दे भाई, शर्मा मत, गलत तो गलत होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अरे कुछ भी बोल दे भाई, ऐसे शर्माए मत करो भाई। क्या मैं ही बताऊं क्या? अरे अब तो बोल दे बाबा। हे भगवान, अरे कुछ तो बोल दे। यार अगर ऐसे चुप रहेगा तो फिर मैं स्किप करना पड़ जाएगा। बोलो बाबा, दूसरा कोई S1 में कोई डाउट? S1 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 नो। ईएमआई में नेक्स्ट हाँ वो खत्म, कुछ डाउट है? नेक्स्ट नहीं है तो चलो बता देता हूँ यार, बेचारा सोच रहा होगा। अरे देख यार, ऐसा ये बना रखा है ना? और ये कहता है कि लाइन चार्ज है, यानी कि लैम्डा मतलब दे रखा है इसका सराउंडिंग वाले का। फिर कहता है इसका यूनिफॉर्मली ऑन टू रिम ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, यानी कि यहाँ पर ये जो है ना, ये रिम है जिसका मास कितना है, इसका मास है m और रेडियस r है ना? और लॉज इन यूनिफॉर्म। फिर फिर कहता है द व्हील हैज लाइट कंडक्टिंग स्पोक्स एंड इट इज फ्री टू रोटेट विदाउट फ्रिक्शन अबाउट इट्स एक्सिस, सी फिगर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है कहाँ पर? आर की वैल्यू ए से, मतलब वो जो अंदर वाला रीजन है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इतने से रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये ए तक में मैग्नेटिक फील्ड है। कितनी है? माइनस बी नॉट इंटू के है। फिर बाद में क्या कर दिया, एकदम से खटाक से इसको कर दिया स्विच ऑफ। स्विच ऑफ कर दिया तो बोला गया कि ये घूमने लगा, तो घूमने वाली इसकी एंगुलर वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, ये सवाल पूछा हुआ है। तो क्या लगता है आपको? देखो इसमें स्पोक्स कैसे बने हैं, स्पोक्स ऐसे बने हुए हैं। ये रहा स्पोक्स, ये एक, ये रहा दो, ये रहा तीन, ये स्पोक्स बने हुए हैं। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि बाबा यहाँ पर क्या सिचुएशन रही होगी, मतलब ये घूम क्यों रहा होगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलो बताओ बाबा कि ये घूमने की क्यों चांसेस है इसके, घूमना क्यों चाहता है ये? फ्लक्स चेंज हो गया ना। फ्लक्स चेंज हो रहा है, देन
फ्लक्स चेंज हुआ तो वो फ्लक्स को अपोज करेगा। तो फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा, तो फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा, तो यहाँ पर एक ये मैं कह सकता हूँ कि बाबा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करने वाला है। तो देखो मैं इसमें क्या है, डॉट है कि क्रॉस है, ये क्रॉस है। तो यहाँ पर है ना ऐसे क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड थी अंदर वाले पॉइंट पर, एक मिनट, ये इस तरह से क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड थी। तो इसका मतलब अब जैसे ही मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड को गायब कर दिया तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। बताइए किस डायरेक्शन में बनना चाहेगी वो, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? अरे यार इतना तो बताना पड़ेगा। वो जो बनना चाहेगी वो किस डायरेक्शन में बनना चाहेगी? एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, अबे दो ही ऑप्शन है, 50% तो वैसे ही चांस है जीतने के आपके। यार अरे भाई बोलना सीखो, कैसे रे चलेगा भाई? कॉलेज में कुछ काम वाम नहीं करने के तुम्हें? कुछ एस्पिरेशंस नहीं है तुम्हारी? कॉलेज में जाएंगे तो हमारे पास कुछ होगा कुछ नहीं होगा, तो बिना बोले तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो हूँ क्या? हे भगवान, अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज ही क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बनेगी, बिल्कुल सही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनने वाली है इधर। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई तो मैं देखता हूँ कि बाबा यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होगी जो पेरीफेरी पर लाई करती है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी तो यहाँ पर इस पेरीफेरी पर क्या है, एक छोटा सा चार्ज dq है। तो इस dq चार्ज पर फोर्स लगेगा, कहाँ लगेगा? टेंजेंट के अलोंग। टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगा तो मैं बोल सकता हूँ उस पर जो फोर्स लगा है वो है dq इंटू ई। अभी मैं क्या कहता हूँ कि दूसरे को देखा तो इस पर भी टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगा, इस पर भी टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगा एंड इस पर भी टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगा है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ई निकालने का तरीका पहले ही अपन ने देख लिया है। हमने देखा था एक सिलिंड्रिकल रीजन जिसपे कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि एक सेंटर से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखी जाती है, तो वो कुछ आ जाता है 1/r के प्रोपोर्शन में आ जाता है, जितना मुझे याद आ रहा है। ऐसा किया हुआ है रे बाबा? हाँ तो बोल दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने निकाल ली, तो dq इंटू ई छोटा सा फोर्स आ गया, और अगर ये दूरी सेंटर से कितना दिया गया है, ये वाली दूरी को कैपिटल आर दिया है, तो इस dq इंटू ई की वजह से सेंटर के बाद हल्लू सा जो टॉर्क लगेगा छोटू सा, वो कितना लगेगा बोलो? dq इंटू ई इंटू आर। तो ये टॉर्क लग गया, तो ये टॉर्क और इन सभी जो छोटे छोटे पार्टिकल पर लगने वाला टॉर्क वो सेम डायरेक्शन में है कि ऑपोजिट में? अरे बाबा सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में है तो इसका मतलब dq इंटू आर, ये जो टॉर्क लगा है वो लग चुका है qe इंटू आर लग चुका है, समझे क्या? तो ये टॉर्क आ चुका है हमारे पास में। टॉर्क अगर आ गया तो अभी क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा थोड़ी ना कि ये बनी रही यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो झटके के लिए आई होगी और वो चली गई होगी थोड़ी देर में। क्यों? क्योंकि पापा वो मैग्नेटिक फील्ड को एग्जिस्ट कर रही थी पहले बी नॉट और बाद में वो गायब कर दी। तो उस चेंज को अपोज करने के लिए धीरे धीरे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी थोड़ी देर के लिए और गायब हो गई होगी। तो मैं देखता हूँ कि बाबा ये जो टॉर्क आया तो मुझे पता है कि बाबा टाओ dt ये क्या हो जाएगा? एंगुलर इंपल्स हो जाएगा। बोलो इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो टाओ dt की वैल्यू अगर लिखेंगे तो मैं क्या लिखूंगा? ये लिखा जाएगा q e r dt इक्वल टू आई ओमेगा। चलो ठीक है सर, लेकिन सर ये यहाँ पर ये dt तो है ही नहीं हमारे पास में, ये dt का क्या करें? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में d फाई बाई dt आने वाला है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई इंटू कैपिटल आर, ये dt इसका नीचे आएगा, ये dt इसका ऊपर आएगा, खलास हो जाएगा यहाँ से। तो बस अब आपको क्या करना है, अपने को बस शुरू करना है करना, और करना शुरू करोगे तो अपने आप दिमाग में चमकता जाएगा कि सर ने मैंने क्या बताया था और क्या नहीं बताया था, दोनों को कैसे रिलेट करना है अपने आप चमक जाएगा। तो ये तो हुआ अपना S1। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। देख लो S1 में डाउट और होने चाहिए थे। अगर इतने ही डाउट है इसका मतलब कई लोगों ने सिर्फ अटेम्प्ट भी नहीं किया है, शुरू भी नहीं किया है।
तो बड़ी शर्मनाक स्थिति है बाबा। लेकिन चलो अच्छी बात ये है, आज मैं अच्छे मूड में हूँ। क्यों? क्योंकि कल मेरे पास, मतलब ऐसे कल तो क्या, रोज रोज ही एक दो फोन आ रहे हैं कि सर इम्प्रोवाइज करना है, क्या करें, है ना। आप में से ये है कोई, इनको पता ही होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, अपने आप को तो पता ही होता है। तो रोज के एक दो फोन आ रहे हैं कि सर अभी कैसे इम्प्रोवाइज करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो धीरे धीरे वो ग्रो कर जाएंगे, धीरे धीरे वो अपने सही रास्ते पर आ जाएंगे। भटक गए थे ठीक है, अपने अपने सही सही रास्ते पे आ जाएंगे। अब आप भी, बाकी लोग कुछ ना कुछ तो बचे ही होंगे जो भटके हुए हैं। तो कोशिश करो कि बाबा आप सही रास्ते पे आ जाओ। अब टाइम आ गया, 2 3 महीने 4 महीने पढ़ लो दम से। उसके बाद तो करना ही है जो मस्ती कर रहे हो, है ना। उसके बाद में भी लाइफ जो है वो चलती रहेगी वैसे ही। तो ठीक है, 2 4 महीने पढ़ लेना ढंग से, है ना। और ज्यादा लोड मत लेना कि सर ये छूट गया और अब मैं कैसे शर्म से आपसे कैसे बात करूं, है ना। कि सर मेरा तो सब कुछ ही गोल हो गया, इलेक्ट्रो भी गोल हो गया और करंट भी गोल हो गया, कैपेसिटर भी गोल हो गया, मैंने कुछ ही नहीं पढ़ा सर। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बात तो करो, ठीक करेंगे उसको, कुछ ना कुछ करेंगे। मुझे अच्छा लगेगा आप फोन करोगे तो। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने जो भी भटके हुए दोस्त हैं सही रास्ते पर आ जाएंगे बहुत ही जल्द। हाँ, तो एक्सरसाइज O1 में क्या समस्या है? नहीं सर। नो समस्या? नो। नो समस्या, चलो ठीक है। फिर उसके बाद में क्या दिया था बोलो? O2। O2। O2 में बोलो क्या समस्या? O2 में मस्त सवाल है यार, मजा आ जाता है इनको तो। हाँ बोलो। O2 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 O2। यार क्या मैं खुद से पूछ के खुद ही करूँ क्या? ये जल्दी पूछो। O2 में एक सवाल 10 नंबर का सवाल मस्त है। O2 में 10 नंबर क्वेश्चन करने लगोगे तो एक लाइन में खत्म हो जाएगा, अगर तरीका अपने को आता है। और अगर नहीं आता है तो बेटा मेहनत करते रह जाओ। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया O2? नो, यस नो? हाँ जी, नहीं हुआ। नहीं हुआ O2। तो तुमने सोचो, बताओ क्या किया इसमें। जो भी किया है गलत ही किया है, लेकिन बता तो दो। अरे बाबा, ऐसे चुप रहने की आदत कब तक चलेगी तुम लोगों की रे बाबा? हाँ, थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो। नहीं करना क्या? हम्म, थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो, थोड़ा सा ही चेंज करना है। डिस्कशन का तभी मजा आएगा आपको और मुझे जब आपका और मेरा टू एंड फ्रो कॉन्वर्सेशन होगा। सर मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क को एमजी के टॉर्क को एक बार। अच्छा, तब वो क्या हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है। तो जिस पॉइंट पर mg का टॉर्क और मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क बराबर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही है। सही। ठीक। तो फिर क्या किया, मतलब ये ऐसा किया था और आंसर नहीं आया, ऐसा क्यों? हाँ सर। करके दिखाना, है ना, करके दिखाना मेरे को कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, कर लोगे ना? हाँ सर। ठीक है। अभी दूसरा एक और तरीका मैं बताता हूँ आपको। दैट सेज कि बाबा देखो, टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? हम्म, अरे बोलो बाबा। अरे टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है ये तो बता दो। उसमें पढ़ा था ना टर्मिनल वेलोसिटी, कहाँ पढ़ा था? कहीं तो पढ़ा था अपन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बता दो, लेकिन बता नहीं रहे। फ्लूइड में पढ़ा था, है ना, फ्लूइड में पढ़ा था। फ्लूइड में कहाँ पढ़ा था? फ्लूइड में हमने पढ़ा था कि बाबा ये था ना, जब विस्कस विस्कस लिक्विड में हमने डाल दिया उसको तो उसकी वेलोसिटी वगैरह टर्मिनल आ गई, ये सब चीजें। तो यहाँ पर भी देखो टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि बाबा इसकी जो वेलोसिटी है दैट रिमेन्स कांस्टेंट,
और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट, इसका मतलब यहाँ पर ये mg का जो फोर्स है वो इसे नीचे तो खींच रहा है, लेकिन वो इसकी स्पीड को बढ़ा नहीं पा रहा है। समझ रहे हो? हाँ तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा होगा कि बाबा ये ब्लॉक नीचे तो गया, अब ब्लॉक नीचे गया तो बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई कि नहीं हुई? हुई। हुई। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बाबा पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, तो एट दैट सिचुएशन इसकी एनर्जी जो कम हो रही है वो कहीं ना कहीं तो जा रही होगी। तो आप बताओ वो एनर्जी कहाँ जा रही होगी? रिंग को घुमाने की। हाँ, अरे बोलो। डिस्क को घुमाने की। डिस्क को घुमाने के लिए? अरे डिस्क की जो ओमेगा है ना वो भी तो कांस्टेंट हो चुका होगा। हाँ। तो समझो ब्लॉक नीचे गया कांस्टेंट स्पीड से, तो जब ब्लॉक की कांस्टेंट स्पीड हो गई तो डिस्क की ओमेगा भी कांस्टेंट हो चुका है, और उसका अगर ओमेगा कांस्टेंट हुआ तो अब फर्दर उसकी एनर्जी नहीं बढ़ रही है। एक लिमिट तक जरूर उसकी एनर्जी बढ़ी होगी, फर्दर उसकी टाइम नहीं बढ़ रही है। तो इसका मतलब mg का जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस है वो डिस्क के पास अब नहीं जा रहा है, पहले जा रहा होगा पहले, लेकिन एक बार कांस्टेंट स्पीड हो गई तब नहीं जा रहा। तो फिर कहाँ चला गया वो जो एनर्जी है mg के लॉस वाली, पोटेंशियल एनर्जी लॉस, कहाँ चला गया बोलो? रेजिस्टेंस में। हाँ जी, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के पास चला गया। ठीक है, कैसे चला गया? रेजिस्टेंस क्या कर रहा है उसका? हम्म, अरे रेजिस्टेंस क्या कर रहा है बाबा? हे भगवान, आंसर इतने चंपू चंपू आंसर है वो भी बताने में शर्मा जाते हो रे तुम लोग। बोलो। अरे आई स्क्वायर आर में एनर्जी लॉस कर देगा यार। हाँ। हाँ क्या, ये तो बदतमीज लोग हो तुम। तो देखो कि यहाँ पर जब ये टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है, तो इसका मतलब डिस्क का ओमेगा कांस्टेंट हो चुका है। इसका मतलब डिस्क ने फर्दर एनर्जी लेना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी ब्लॉक नीचे जाता रहा, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती रही। तो मैं ये कह सकता हूँ इसकी जो एनर्जी कम हुई है वो एकमात्र एक ही जगह है जहां जा सकती है, वो है रेजिस्टेंस, और वो कौन सी है? आई स्क्वायर आर। अच्छा, आई स्क्वायर आर तो पावर होती है कि हीट होती रहती है? होती, हीट होती है। अरे बाप रे, यार कितना डिसअपॉइंट करोगे एक दिन में? हाँ, ओए बोलो बाबा। ए यार मैं अब इससे ज्यादा यार अब कितना बोलूं? आप एम जी इंटू वी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ये कर लीजिएगा, 2 लाइन में सवाल खत्म हो जाएगा। कोशिश तो कर रहा था अच्छे से एक्सप्लेन करें, लेकिन आपको अच्छा लगता नहीं है। तो चलो आज का डिस्कशन यही समाप्त करते हैं, मुझे लगता है आपने काफी अच्छे से कर ही लिया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है एक सवाल हम कर रहे थे डिस्कस, और वो था ये वाला जिसमें हमने पूछा था वॉटलेस करंट। अब वॉटलेस करंट जो है पहली बार ही हम यहाँ सुन रहे हैं कि भाई वॉटलेस करंट क्या है। बड़ी सिंपल सी बात है, वॉट किसकी यूनिट होती है? पावर। हाँ, पावर। पावर की होती है। तो यहाँ पर मेरे पास बनेगा एवरेज पावर जो बन गया था वो कितना बन गया था? वो बना था वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस पाई, इतना बन गया था। हाँ इसका सर। मतलब मेरे को क्या दिख रहा है कि इस करंट का कॉस फाई वाला कंपोनेंट जो है, यानी कि आई आर एम एस का कॉस फाई वाला कंपोनेंट ही एवरेज पावर में काम आ रहा है। तो जरा आप अब सोच के बताओ, आप अब सोच के बताओ कि भाई ये तो इसकी यूनिट क्या होगी? ये तो वॉट होगी, जो कि इसकी एनर्जी मतलब लॉस करवाने का काम कर रहा होगा। तो ऐसा करंट भी एक बचा हुआ है जो कि
एनर्जी में कोई मतलब एनर्जी लॉस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो बताओ वो कौन सा कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा वॉट लेस करंट। क्या लिखे हैं उसको? IRMS साइन फाई, खत्म बात। अरे IRMS साइन फाई हो गया। हाँ सर, हाँ सर। बस कि भाई हमारी एवरेज पावर में जो कैलकुलेशन हम कर रहे थे उसमें करंट का कौन सा कंपोनेंट काम में आ रहा था? IRMS cos फाई। तो इसका मतलब कौन सा कंपोनेंट बचा हुआ है? IRMS sin फाई। ये कंपोनेंट क्या पावर में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये करंट कहा जाएगा वॉटलेस करंट। समझे? हाँ सर। चलो अब आगे बात करते हैं, और आगे हम बात करेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस का नाम सुना है क्या आपने? हाँ सर, सुनो। क्या है रेजोनेंस? अच्छा, ऑर्गेनिक में सुना है। क्या होता है रे ऑर्गेनिक में रेजोनेंस, जरा बताना। वो बेंजीन के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसी को रेजोनेंस बोलते हैं क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और वो सब चीजें, ऐसा कुछ होता है? हाँ सर। अच्छा। चलो, तो अब मैं अपने रेजोनेंस की बात करता हूँ, शायद वो रिलेटेड हो। मुझे जरा सोचना पड़ेगा। केमिस्ट्री वाला और फिजिक्स वाला भी रिलेटेड ही होगा। अब वो किस तरह से रिलेटेड है अपन कभी सोच लेंगे बाद में बैठ के। अभी अपन काम की बात करेंगे। चलो बाबा, अब रेजोनेंस की बात करते हैं। तो रेजोनेंस के लिए देखो क्या करना कि ये क्या है, मान लो अपना है झूला। क्या ये झूला है? हाँ सर। ठीक है। अब झूले में तुम बैठे हो पीछे, मतलब तुम खड़े हो पीछे, और तुम जहां हाँ जिसको बैठाना चाहते हो वो बैठा या बैठी है आगे, मतलब पकड़ के इधर, ऐसे ऐसे पकड़ के। ठीक है। खुश तो बहुत हो रहे होंगे कि सर यही सपने देख के तो हमने अपनी यही सपने देख के तो हमने पढ़ाई बर्बाद करी है सर। तो सर ये भी नहीं हो रहा है ना पढ़ाई हो रही है, क्या करें? तो अब देखो कि जैसे मान लो अब तुम, ऐसे तो है नहीं कि बस झूले पे बैठना ही है ना, झूला झूलना भी तो होगा। तो क्या करना पड़ेगा? तुमने इधर से धक्का मारा, तो धक्का मारा तो ये मोशन कैसा हुआ? ऐसा खटाक, फिर ये वापस, फिर ये इधर, यहाँ पर आया। तो तुमने फिर से धक्का मारा, धक्का मारा तो ये ऐसे खटाक, ये इधर, फिर यहाँ पर आ गया। फिर तुमने फिर धक्का मारा तो ये खड़ाक, ये इधर, ये फिर वापस आ गया। तो तुमने फिर धक्का मारा, ये कड़ाक, ये इधर, और ये इधर आ गया। यार तुम लोगों को कुछ मजा ही नहीं आता है ना कि भाई कोई है ना। कई बार तो मेरे को एक्सप्लेन करते करते तुम रोक देते हो। तो चलो ठीक है। अब देखो, यू गेट दी आइडिया। अब क्या आइडिया आया कि बाबा ये देखो, ये जो इसका ये था ना ये झूला, उसको एक पेंडुलम की तरह इमेजिन कर लो। है नहीं पेंडुलम, लेकिन यू कैन सी कि बाबा इसका जो ऑसिलेशन है वो ऐसे 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 हो रहा है। ठीक है। अब क्या है कि तुम जो है तुम खुद एक डिस्टरबेंस समझ लो, ये एक्सटर्नल जो डिस्टरबेंस ठीक है। इस डिस्टरबेंस की कुछ एनर्जी आ रही है ना, इस डिस्टरबेंस की कुछ एनर्जी आ रही है। और ये पेंडुलम भी अपनी मस्ती से यहाँ पर झूल रहा था, ऐसे मस्त मस्त झूल रहा था। तो बताओ पेंडुलम का भी कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर काटने का टाइम। इसके खुद की एक फ्रीक्वेंसी भी होगी, ये सब चीजें होंगी। ठीक है। अब क्या होगा कि देखो कि जिस इंस्टेंट पर मैंने यहां पर आपसे धक्का दिलवाया, उस इंस्टेंट पर एग्जैक्टली अगर आपने धक्का दिया तो वो इधर क्या हो जाएगा, पहले अगर यहां तक पहुंचा था तो अगली बार में क्या हो जाएगा, और आगे पहुंच जाएगा। ठीक है। एग्जैक्टली उसी इंस्टेंट पर आपने फिर से धक्का दिया तो वो क्या हो जाएगा, अगली बार में और आगे पहुंच जाएगा। एग्जैक्टली उसी इंस्टेंट पर इसने वापस से धक्का दिया तो ये और आगे पहुंच जाएगा। क्या ये समझ पा रहे हैं बात?
हाँ सर। तो क्या मैं कहता हूं कि ये आगे पहुंचने का मतलब क्या है? ये आगे पहुंचने का मतलब ये है कि बाबा आप इसकी एनर्जी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर एनर्जी नहीं बढ़ती ना तो ये ज्यादा ऊपर थोड़ी ना जा पाता। ये डेफिनेटली इसकी एनर्जी बड़ी होगी तभी जाके यहाँ ये इतना आगे जा पा रहा है। तो देखो बाबा कि यहाँ पर मुझे क्या समझ में आया कि जो पेंडुलम का टाइम पीरियड था, पेंडुलम का टाइम पीरियड था और ये जो डिस्टरबेंस का टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि तुमने जो धक्का मारने का जो टाइम लिया कि एक धक्का मारा फिर थोड़ी देर रुका, फिर एक धक्का मारा फिर थोड़ी देर रुका, तो ये दोनों का टाइम पीरियड अगर मैच कर गया तो इसकी एनर्जी क्या है? बढ़ती गई है लगातार। दिख रहा है क्या ये सब? हाँ सर। दिख रहा है सब लोगों को? हाँ सर। तो मैं क्या बोलता हूँ कि बाबा ये दोनों टाइम पीरियड अगर मैच कर गए, या टाइम पीरियड की जगह कई बार फ्रिक्वेंसी का भी इस्तेमाल कर जाता है कि बाबा ये वाली फ्रिक्वेंसी यानी कि इस पेंडुलम की फ्रिक्वेंसी और आपकी ये धक्का मारने की फ्रिक्वेंसी अगर मैच कर गई तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ती बढ़ती जाती है, कंटिन्यूअसली बढ़ती 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 जाती है। समझे क्या? हाँ और सर। इस बात को कहा जाता है रेजोनेंस, है ना? और इस बात को कहा जाता है कि ये सिस्टम अब रेजोनेंस कर रहा है कि जब ये कंटिन्यूअस एनर्जी बढ़ती गई, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, तो कंटिन्यूअस एनर्जी बढ़ती गई एंड उस कंडीशन को कहा जाता है कि दिस सिस्टम इज इन रेजोनेंस। चलो ठीक है, चलो इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो बाबा, कभी पुल वुल तो देखे होंगे तुम लोगों ने, है ना? बड़े से, है ना? और अगर कभी कोटा आने का मन करेगा तो आपको और एक मस्त पुल दिखेगा। उसको क्या कर रखा है ना, वो एक ऐसा पुल बना हुआ है, लाइक समवट लाइक ये ऐसा ऐसा, ठीक है? तो ये ऐसे 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 करके इन्होंने तार बिछा रखी है, ये ऐसे तार बिछा रखी है ना? तो इस ये नदी कहाँ पर है? ये बीच में है ना, यहाँ पर ये अंदर की तरफ जा रही है। तो अभी क्या है ना कि ये जो पुल है दैट इज being hanged with the help of these strings, ये जो स्टील की वायर है उससे ये हैंग किया हुआ है, तो इसको हैंगिंग ब्रिज बोलते हैं, बहुत ही मस्त दिखता है। तो अब देखा, तुम अगर कभी यहाँ जाओगे ना और तुम्हारे वक्त अगर पास से कोई ट्रक गुजर के जाएगा तो तुम्हें फील हो जाएगा कि ये जो ब्रिज है वो हिल रहा है ना? हिलता हुआ फील करता है कि तुम अगर कंटिन्यूअसली गाड़ी में बैठोगे तो इतना फील नहीं करेगा, बट अगर तुम फील करोगे, तुम मान लो यहाँ खड़े हो गए और पास में से कोई गाड़ी गई स्पीड से मस्त वाली या फिर एक ट्रक गया, तो तुम वहां पर फील करोगे कि बाबा वहां पर ब्रिज हमारा हिल रहा है। इसका मतलब जो छोटे मोटे व्हीकल भी हैं वो भी हिलाने की कैपेसिटी रखते हैं। और होता क्या है कि बाबा ये रस्सी से तो बंधा हुआ है ना, तो हल्का फुल्का तो वो हिलेगा। चलो ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ कि अपनी इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो गई, अभी महाराष्ट्र से सारे सोल्जर्स इधर से इधर जा रहे हैं, है ना? इधर ये वॉर हो, अभी अपने सोल्जर्स इधर से इधर जा रहे हैं। अब देखो, सोल्जर्स जो हैं शायद तुमने देखा होगा मार्च करना पसंद करते हैं या करवाया जाता है जब, है ना? कभी एनसीसी में गए हो क्या? हाँ गए। हाँ, तो उसमें मार्च करवाते हैं कि नहीं करवाते? हाँ, तो ऐसा समझ लो कि इधर से मार्च करना शुरू किया। तो अभी सोचना कि यहाँ पर टीम नहीं, यहाँ पर 2000 सोल्जर्स हैं, है ना? खूब सारे सोल्जर्स हैं कहने का मतलब, और वो मार्च कर रहे हैं। मार्च करने का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने एक साथ धड़ाम से सभी के पैर एकदम से नीचे आएंगे, ठीक है? एकदम से सबके पैर नीचे आएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब उनका पैर नीचे आया, तो इसका मतलब ये जो ग्राउंड है नीचे का, उन्होंने एकदम से धक्का मारा, उसको धक्का लगा, तो वो क्या हो सकता है कि हल्का सा नीचे की तरफ ये धक्का खा के चला जाए, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे झूले में हमने मारा था। तो अब ये धक्का खा के आएगा तो क्या करेगा कि थोड़ा सा ये ऑसिलेट इस तरह से करके हल्का सा करके फिर वापस यहाँ आ जाएगा अपनी पोजीशन में। समझ रहे हो क्या? कि लाइक ये जमीन पहले यहाँ आ गई, यहाँ थी, धक्का लगा तो थोड़ी नीचे आ गई, थोड़ी नीचे आ गई तो फिर वो एनर्जी से थोड़ी इधर चली गई और वापस अपनी पोजीशन में आ गई। समझ रहे हो ये बात? हाँ सर। अब मान लो कि इस सोल्जर के कितने पैर होते हैं? दो पैर होते हैं। तो अभी तो एक का धक्का लगा तो अगला पैर भी तो नीचे गिरेगा, और अगला पैर नीचे गिरा, और मान लो ये जो जमीन थी अभी इस पोजीशन में थी और ये नीचे जा रही थी, और अगला पैर फिर से इसको आके धक्का मार दिया, फिर से आके इसको धक्का मार दिया,
तो क्या हो जाएगा बाबा, इस जमीन की स्पीड और बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो ये पहले बेचारी यहां से यहां तक पहुंची थी ना, अगली बार यहां से ये और ज्यादा नीचे चली जाएगी। फिर जब वापस अगला पैर गिरा और बाई चांस जमीन यहीं पर ही पाई गई तो फिर से और इसकी स्पीड बढ़ा दी और जमीन इसकी नीचे ले गए। तो इसका मतलब होगा क्या कि इतने सारे लोग एक साथ अगर मार्च करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर जो जमीन है बहुत ज्यादा अपना इसका जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं वो बढ़ा दे, और वो अगर बढ़ गया तो ऑब्वियसली ये ब्रिज के लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात। तो ये ब्रिज के लिए बुरी बात है। तो भैया जब भी ब्रिज पे जाया जाता है, मार्चिंग वगैरह, मतलब ये सोल्जर्स जाते हैं, बड़े अमाउंट में जाते हैं, तो उनको बोलते हैं कि मार्चिंग मत करो, तुम तो सीन देखो, अच्छे से इधर उधर देखो, एकदम आराम से चलो। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं कि भैया मार्चिंग नहीं करनी। मार्चिंग कहाँ करोगे? जहां जमीन पे पहुंच जाओगे वहां से तुम्हारी एस्टेसी करेंगे, वहां से तुम्हारी बैंड बजाएंगे। यहाँ पे कोई मार्चिंग नहीं करेगा, मार्चिंग करेगा तो मारेंगे तुम्हें, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई वो ब्रिज के लिए डेंजरस है। अगर बाई चांस ऐसा हो गया कि मार्चिंग में जो पैर हम लगा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और ये जो ब्रिज के जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गई तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा? रेजोनेंस। और अगर रेजोनेंस हो गया तो हमने देखा कि ये ब्रिज जो है उसके ऑसिलेशन बहुत बहुत बढ़ते जाएंगे, और ऑसिलेशन बढ़ते गए तो ये टूटने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो अपने को क्या समझ में आ रहा है कि बाबा ऑसिलेशन में एनर्जी हो जाती है इंक्रीज, कब? जब रेजोनेंस होता है तो। ठीक है, तो सर अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करी तो क्या होगा? तो देखो क्या होगा कि मान लो, है ना, ये तो एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं मैं, रेजोनेंस खत्म हो चुका है, इतना समझ रहे हैं कि जैसे मान लो ये ब्रिज था, अभी तुमने यहाँ पर पहला पैर मारा, तो ये मान लो कि ये घूम के वापस यहाँ तक पहुंचा और ये जमीन यहाँ पर आ गई, मतलब आई तो इसी लेवल पे कह रहा हूं। और मान लो अब दूसरा पैर तुमने मार दिया, तो जमीन कहां जा रही थी बोलो? ऊपर जा रही थी। तुमने पैर कहां मारा? नीचे मारा। तो वो क्या हो जाएगी? एनर्जी दोनों की कैंसल आउट होने के चांसेस यहां हो जाएंगे। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है? कि जो दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, यानी कि इसको ये नीचे गया, ये ऊपर आया, फिर ये वापस जब नीचे आई जमीन और अगला पैर एक साथ नीचे आया, तो बेटा यहाँ ये डेंजरस हो जाएगा, और ये डेंजरस वाली सिचुएशन ही क्या कही जाएगी? रेजोनेंस कही जाएगी। क्लियर? अब हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे बोलो? एसी पढ़ रहे थे। तो एसी में देख लेते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है। तो देखो बाबा, अपन ने रेजोनेंस हेडिंग तो डाल ही दिया होगा होपफुली, और मैं बात करता हूँ करंट की। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई थी? वी नॉट बाय जेड आ गई थी। और ये देखो वी नॉट अपॉन जेड में लिखा था रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी, यानी कि 1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। सही है बोलो, कोई दिक्कत? अब देखो कि यहाँ पर ये जो ओमेगा है ना, ये जो ओमेगा है ना, इसको सोचते हैं कि बाबा ये क्या चीज है और क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं? एंड द आंसर इज, क्या ओमेगा को चेंज किया जा सकता है क्या? अरे बोलो रे बाबा। हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि बाबा अपने जो सोर्स है उसका ओमेगा चेंज किया, तो इसका मतलब करंट की वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी। करंट की वैल्यू चेंज होगी तो यार कभी ना कभी तो एक ऐसा ओमेगा आएगा ना, कभी ना कभी तो एक ऐसा ओमेगा बनेगा जहां पर करंट की वैल्यू चेंज होते होते कभी ना कभी तो मैक्सिमम भी बनी होगी ना। हाँ बिल्कुल बनी होगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि लिखता हूं फॉर आई इक्वल्स टू आई मैक्स, अगर मैं निकालना चाहता हूं तो जरा सोच के बताइए कि ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? रूट एल सी। रूट एल सी कैसे आ गया? रूट एल सी जीरो हो जाएगा। हाँ, ये ब्रैकेट का मसाला हो जाएगा जीरो। तो मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का स्क्वायर, वो आ चुका है जीरो। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एल सी। इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल्स टू एक मिनट, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एल सी। इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन रूट एल सी अगर हो गई तो ये हो जाएगा, ओमेगा मतलब क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
तो बेसिकली उसको फ्रीक्वेंसी से रिलेट किया जा सकता है। तो इसका मतलब हमारे सर्किट में अगर जो ऑसिलेशंस हम करवा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी इसके बराबर हो जाए, इस तरीके से हो जाए, दैट मीन्स कि वहां पर क्या हो चुका है, करंट मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम, तो ये रेजोनेंस की सिचुएशन कही जाती है। अच्छा, इससे किसी और फ्रीक्वेंसी पर ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब ये पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी ऐसी है जिसमें कि करंट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो जरा सोचते हैं कि बाबा जेड वगैरह का ग्राफ अगर बनाया जाए ओमेगा के साथ में तो वो दिखने में क्या पाया जाए। तो मैंने बनाया जेड का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। तो जरा आप सोच के बताओ कि ये ग्राफ दिखने में कैसा बनेगा। और जेड की वैल्यू क्या कह रहे हो, पहले एक इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, ऐसा क्या? हाँ जी, यार बोलना पड़ेगा यार, ऐसे तो क्या क्लास चलेगी, क्या करूंगा। डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा। एक तो डिक्रीजिंग, ये एक है इंक्रीजिंग। कुछ तो बताओ भाई, दोनों ही होने वाले हैं एक्चुअली। बोलो। ए भगवान, मैं ही बना देता हूँ, रहने दो तुम। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? 1/√LC। यहाँ पर z की वैल्यू कितनी होगी? R होगी। ठीक है ना। जब इसको ओमेगा की वैल्यू इतनी कर दी तो वो √r² प्लस वो मसाले का स्क्वायर, तो मसाला 0 हो जाता है जब ओमेगा इतना आ गया। तो अगर z इतना आ गया तो मैं बात कर लेता हूं I वर्सेस ओमेगा का ग्राफ। बताओ क्या दिखेगा? पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। ये हो चुका है कि बाबा ये ग्राफ दिखने में समवॉट लाइक दिस, इस तरह से कुछ बनेगा। ये ओमेगा कितना होगा? 1/√LC। और यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है वो कितनी हो गई? वो I max हो गई, यानी कि V0/R हो गई। ठीक है भाई साहब। तो अब मेरे पास क्या समझ में आया कि V0/R मतलब ये करंट मैक्सिमम हो रहा है, ओमेगा की वैल्यू 1/√LC हो गई, तो हमारे पास में रेजोनेंस हो जाएगा। चलो ठीक है। तो अब मैं करता हूं दो रेजोनेंस वाली सिचुएशन में कंपैरिजन। तो मैंने देखा एक ग्राफ दिखने में ऐसा पाया गया, I वर्सेस ओमेगा, एंड ये ग्राफ दिखने में ऐसा कुछ पाया गया। दूसरा ग्राफ मैं बनाता हूं, तो ये ग्राफ दिखने में ऐसा कुछ पाया गया। तो मुझे क्या दिख रहा है इनमें से? जो एकदम फ्लैट वाला, जो फ्लैटर ग्राफ कौन सा है? फ्लैटर मतलब समझ रहे हो, है ना? 1 वाला कि 2 वाला? 2 वाला। मैं देखता हूँ कि बाबा दोनों सिचुएशन में यहाँ पर ये रेजोनेंस तो रहा ही होगा कि ये अपना बन चुका है I max। सिमिलरली यहाँ पर भी ये बना हुआ है I max। लेकिन मुझे क्या समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, ये मान लो मैंने लिख दिया ओमेगा नॉट, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर पीक एकदम प्रिसाइज, एकदम मस्त वाली बनी है। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करता हूं, है ना, ये मैं अगर बात करता हूं ओमेगा नॉट पे लिखता हूं, तो मैं देखता हूं कि यहां पर ओमेगा नॉट से थोड़ा सा राइट में भी चले जाओगे ना आप, ओमेगा नॉट से थोड़ा राइट में चले जाओगे तो ओमेगा नॉट से थोड़ा लेफ्ट में चले जाओगे, तो आपके पास जो करंट रहेगा ना वो मैक्सिमम के लगभग लगभग आसपास ही रहेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड में अगर यहां जाता हूं, ओमेगा के हल्का फुल्का इधर उधर जाता हूं, तो करंट की वैल्यू में एकदम ज्यादा ज्यादा चेंजेस होंगे एज कंपेयर टू द अदर ग्राफ। समझ रहे हो?
हाँ सर। इसका मतलब हमारा पहला वाला ग्राफ, ये फर्स्ट ग्राफ और ये सेकंड ग्राफ, ये चूजी ग्राफ है, चूजी है ना। इसके नखरे हैं, किस तरह से नखरे हैं कि बाबा इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही मैक्सिमम दिखाऊंगा, इससे आसपास वाली फ्रीक्वेंसी पर मैं एकदम से कम करके दिखा दूंगा। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। लेकिन इस वाले ग्राफ में देखें तो ठीक है भैया, वो कहता है कि यार ठीक है, ओमेगा नॉट से थोड़ा सा इधर भी चले जाओ या उधर भी चले जाओ, आपको मैं लगभग लगभग मैक्सिमम करंट ही दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझदारी से काम कर लेंगे। तो अब बात करते हैं कि इन दोनों ग्राफ में, मतलब ये दो ग्राफ बने हैं, दो अलग अलग सर्किट के लिए बने होंगे, दो अलग अलग कैपेसिटर और इंडक्टर और रजिस्टर वगैरह के लिए बने होंगे। तो अब मैं बात करता हूं कि यार किस सिचुएशन में कौन सा ग्राफ यूज किया जाए। तो देखो यार, कभी आपने रेडियो वीडियो देखे हैं क्या? हाँ FM। हाँ, एफएम तो ठीक है, लेकिन वो पुराने वाले रेडियो, मतलब अभी नहीं हाँ सर, मोबाइल हाँ में। सर, हाँ सर, एंटीना वाले बड़े हाँ, एंटेना वाले। तो उसमें एक बड़ा सा गोला होता है, नॉब होता है, उसको घुमाते जाओ तो एकदम से गाना आया, फिर गाना आता है। हाँ सर, आता है ना? हाँ सर, हाँ, तो हाँ ऐसे, हाँ जो अभी आवाज आई वैसे 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 वैसे। तो अब मैं पूछता हूँ कि भाई वहां पर हो क्या रहा है? क्या ऐसा हो रहा है कि भाई हम वो नॉब को चेंज करके स्टेशन की फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे होंगे? अरे नॉब को घुमा के क्या अपने हाथ से, क्या अपन वो जो रेडियो स्टेशन कहीं ना कहीं होगा, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं क्या अपन? नहीं फिर नहीं, उसको मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। देखो यार, रेडियो तुम खरीदो या ना खरीदो, या नॉब को घुमाओ या ना घुमाओ, जो स्टेशन से आने वाली फ्रीक्वेंसी है वो तो उतनी की उतनी रहेगी, है ना। चाहे आपके पास रेडियो हो, चाहे आपके पास रेडियो ना हो, अबे भाई स्टेशन ने जितनी फ्रीक्वेंसी डाली वो तो डाली, जिसको यूज करना है करेगा। समझ रहे हो क्या बात? हाँ भाई। तो अब मैंने बात करी कि बाबा रेडियो के केस में क्या हो रहा है कि जब रेडियो हम खरीद के लाए, हमारे सामने रखा, तो उसके पास में दुनिया भर के सभी स्टेशन की फ्रीक्वेंसी आ रही होंगी, जो भी अपने सराउंडिंग में स्टेशन है ना। आकाशवाणी भी आ रहा होगा उस पे कुछ और फ्रीक्वेंसी भी आ रही है, कुछ और फ्रीक्वेंसी भी आ रही है, ठीक है, अलग अलग स्टेशन की फ्रीक्वेंसी आ रही होगी। चलो ठीक है, तो फिर सर ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि सभी फ्रीक्वेंसी आ रही तो सभी के सभी बज जाए एक बार, है ना। चल छैया छैया भी बज जाए और फिर उधर भी बज जाए, लगाए ले तो लिपस्टिक, हाँ वो भी बज जाए, तो एक साथ क्यों नहीं बज जाता सब? वो कैसा गाना? हाँ, दूसरा वाला कौन सा गाना है? नहीं सुना क्या? बिहारी गाना है, भोजपुरी गाना है, बिहारी, भोजपुरी है ना, बहुत फेमस गाना है भाई, है ना, बहुत अतिरिक्त फेमस। हाँ सर। तो चलो ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि भाई इतने सारे गाने की फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ रही है, वो सारे एक साथ क्यों नहीं बज रहे? हाँ हाँ, क्या पूछ रहा हूँ कभी? अरे कुछ तो बता दो। क्या सर? भगवान, क्या करते हो तुम क्लास के दौरान में? क्या कुछ कपड़े वपड़े धोते हो, कुछ खाना वाना खाते हो, ऐसा कुछ करते हो क्या तुम? नहीं सर, क्लास भी जा रहे हैं। हाँ, तो इतना प्यार से मैंने बताया, इतना डिटेल में अच्छे से, अब उसके बाद में वापस बताऊंगा तो अच्छा थोड़ा नहीं लगेगा मेरे को वापस से वो सारी इंफॉर्मेशन। तो अब मेरा सवाल सिंपल सा इतना है कि भाई हमारा रेडियो रखा है हमारे सामने, अब उसके रखे होने से या नहीं रखे होने से स्टेशन की फ्रीक्वेंसी जो हमारे घर पे आ रही है वो तो आ ही रही है ना, है ना, वो जो सिग्नल आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। अब रेडियो हमारे जो है उसमें सारे सिग्नल अगर आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि भैया सारे गाने एक साथ क्यों नहीं बज रहे, अलग अलग गाने ही क्यों बज रहे? तो देखो क्या होता है ना, तुमसे तो ना होगा, मैं ही बता देता हूँ। तो देखो अपने पास क्या है, वो नॉब होता है ना, नॉब को घुमाते हैं तो वहां पर हम क्या कर रहे होते हैं कि अपना कैपेसिटेंस को चेंज कर रहे होते हैं, सर्किट की कैपेसिटेंस को चेंज कर रहे होते हैं। अब सर्किट की कैपेसिटेंस को चेंज किया तो उससे होगा क्या? तो उससे होगा क्या, देखो अपने पास ओमेगा जो होता है 1/√LC होता है ना।
तो देखो, मान लो कोई स्टेशन की अपनी फ्रीक्वेंसी है, मान लो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी बोल दी मैंने 100 मेगाहर्ट्ज, है ना, फॉर एग्जांपल। पीछे कल मेरे पास लेके मत आना सर 100 मेगाहर्ट्ज की कौन सी फ्रीक्वेंसी। मैंने फॉर एग्जांपल कह दिया कि कोई स्टेशन आ रहा है, उससे सिग्नल आया, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है 100 मेगाहर्ट्ज। तो ये हमारा रेडियो था। रेडियो में ये नॉब बना हुआ है, यहाँ पर ऐसे ये वो फ्रीक्वेंसी बनी होती है, ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है। और फिर यहाँ से ये सिग्नल आ रहे हैं खूब सारे, इधर उधर से सब तरफ से सिग्नल आ रहे हैं। तो अब मैंने नॉब को घुमाया, नॉब को घुमाया तो मैं देखता हूं कि यहाँ पर इसका जो कैपेसिटेंस है उसको हमने चेंज कर दिया, कैपेसिटेंस को चेंज किया तो ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया तो ओमेगा चेंज हो गया। अब मान लो कि नॉब को घुमाते घुमाते मैंने कैपेसिटेंस को इतना कर दिया सच दैट कि ओमेगा की वैल्यू आ गई है 100 मेगाहर्ट्ज। तो इसका मतलब जो इसकी रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी थी किसकी, इस सर्किट की जो इस रेडियो के अंदर में लगा हुआ है, और जो सिग्नल जो बाहर से डिस्टरबेंस हमारा बना हुआ था उसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गई तो वो गाना खटाक से बज जाएगा, चल छैया छैया छैया। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ। तो अब देखो, अपने नॉब को फिर से घुमा दिया, है ना, नॉब को घुमा दिया। अब मान लो अपना बिहार से भोजपुरी जो आ रहा था वो 50 मेगाहर्ट्ज पे आ रहा था। तो अपने नॉब को घुमाया, और नॉब को घुमाया तो इस तरह से घुमाया कि भाई अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 मेगाहर्ट्ज से बज गई। तो इसका मतलब वो अपना भोजपुरी गाना भी बज जाएगा। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो अभी क्या कर सकते हो कि बाबा नॉब को घुमा के तुम अपने सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो और उस फ्रीक्वेंसी को मैच करवाने की कोशिश करते हो जो हमारा सिग्नल आया है उस फ्रीक्वेंसी से। और जब ये दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो क्या हो गया? गाना बजेगा, रेजोनेंस हो गया, और रेजोनेंस हो गया तो गाना बज गया, तो हमारे सर्किट में गाना बज गया। तो यही तो हम चाहते थे रेडियो से, और क्या चाहते। तो अब देखो, अब हमारे पास ये दो ग्राफ थे, नंबर 1 ग्राफ और नंबर 2 ग्राफ। नंबर 1 चूजी ग्राफ है, नंबर 2 गधा ग्राफ है, मतलब ठीक है सब चल जाएगा उसमें। अब बताओ कौन सा वाला जो है चूज करना चाहिए रेडियो में, नंबर 1 की 2? 2 नंबर। अच्छा, तो आंसर है 1 नंबर। अब मैं बताता हूँ क्यों। देखो, हम क्या चाहते हैं कि अपनी जो आवाज बने, जो म्यूजिक आए, जो गाना बना बजे, तो एकदम वो क्रिस्टल क्लियर बने कि वो गाने के साथ में ऐसी आवाज चाहिए, क्लियर आवाज चाहिए। तो अब देखो कि बाबा मुझे क्या ये सर्किट बोल रहा है कि जैसे ही ये ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी आ गई तो एकदम खटाक से अपनी एनर्जी को उसने मैक्सिमम कर लिया। लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी को मैंने थोड़ा सा भी हल्लू से इधर करा या इधर करा तो वो क्या कर ले रहा है, एकदम से ज्यादा चेंजेस दिखा रहा है, एकदम से ज्यादा चेंजेस दिखा रहा है। इसका मतलब ये ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी अगर हमने वो नॉब को घुमा घुमा के कर दी तो एकदम से क्रिस्टल क्लियर गाना सुनाई देगा। लेकिन थोड़ा सा भी अगर राइट में कर दिया या थोड़ा सा भी लेफ्ट में कर दिया तो खर्र बहुत तेज हो जाएगा, खर वाला जो आवाज होगा वो बहुत तेज हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करता हूं मैं। तो होगा क्या कि भैया यहाँ पे ओमेगा नॉट की जो फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा नॉट की जो फ्रीक्वेंसी है उस पे मैं कहता हूं कि भाई एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, इसमें भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ओमेगा नॉट से थोड़ा सा भी राइट में चले गए, मान लो ओमेगा नॉट की जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 1000 हर्ट्ज थी, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ओमेगा नॉट की जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 1000 हर्ट्ज। तो थोड़ा सा राइट में चले गए तो फ्रीक्वेंसी हमने क्या कर दी, बोलो, बढ़ा दी। तो बढ़ा दी तो मैंने क्या दिया, 1001 हर्ट्ज। तो देखो अभी अपने पास सिग्नल कितने का आया, वो आया मान लो 1000 हर्ट्ज का सिग्नल आया, जो बाहर से सिग्नल आता ना गाने का वो 1000 हर्ट्ज का सिग्नल आ गया। और आपने नॉब घुमा घुमा के अपने सर्किट की जो ओमेगा कर दी है वो कर दी है 1001 हर्ट्ज। तो आवाज सुनाई देगी क्या? बिल्कुल देगी। लेकिन क्या है ना, आवाज में क्लैरिटी जो होगी वो इतनी क्लियर नहीं होगी, मतलब कभी ना कभी जैसे बीच बीच में गाना आ रहा है तो हल्का सा बीच में खुश बज गया, बीच बीच में गाना आ रहा है हल्का सा उसमें खुश बज गया। तो यू गेट द आइडिया
कि बाबा यहाँ पर ये जो है ये वाला जो ओमेगा है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हमें नहीं बता रहा कि यार यहाँ पर इतने पे मैक्सिमम आ रहा है और उसके आसपास जाओगे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर थोड़ा डाउटफुल सिचुएशन में रहेंगे, हमने लगा तो दिया फिर एकदम से कुछ बच जाएगा, तो हम थोड़ा सा फिर नॉब को हिलाएंगे, कोशिश करेंगे उसको ढूंढने की कि भाई कहाँ पर एकदम चकाचक क्रिस्टल क्लियर आवाज आ रही है। समझ रहे हो? तो यहाँ हाँ पर सर। ये जो गैप बनेगा ना, ये डाउटफुल गैप बनेगा, ये क्या हो जाएगा, डाउटफुल बन जाएगा। और यहाँ पर एकदम क्रिस्टल क्लियर अपने को समझ में आ जाएगा कि भाई अपना रेजोनेंस आ चुका है और आवाज अब चकाचक क्लियर बनी रहेगी। यहाँ पर अपन थोड़े से डाउटफुल ही रहेंगे, कहीं थोड़ी देर में फिर आवाज आ गई कुछ, फिर थोड़ी देर में कुछ आवाज आ गई। तो यू गेट दी आइडिया, समझ रहे हो आप कौन सा चूज करेंगे रेडियो के लिए, 1 या 2? 1 1 तो चूजी होना इज गुड फॉर रेडियो, है ना, चूजी ग्राफ होना इज गुड फॉर रेडियो। अच्छा, तो सर ये जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सवाल कैसे आएंगे? तो बेटा ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये अपने एक तो जेई मेन के लिए जरूरी है, एडवांस में नहीं है, और किसके लिए रे बाबा, अपने बोर्ड्स के लिए, है ना। तो ये चीज बोर्ड्स के लिए है, जेई मेन के लिए है, एडवांस में इसका कोई महत्व नहीं है। तो पहले लेकिन ये बात ध्यान रखना कि भाई एडवांस तक पहुंचने के लिए मेंस क्लियर करना पड़ेगा, तो पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि भाई एडवांस में नहीं आएगा तो छोड़ दो, ऐसा नहीं, है ना, मेंस क्लियर करना पड़ेगा और बड़ा सिंपल सा सवाल आएगा। ठीक है, ये नोट कर लिया था ना, ये डायग्राम वगैरह, एक मिनट से। है ना। तो अभी लिख लो इसके बारे में जो लिख सकते हो। एनसीईआरटी नाम की किताब भी आपने खरीदी होगी कभी या देखी होगी? देखिए कौन सी? एनसीईआरटी हाँ वो अटक रही सर। वो तो अटक रही है। अच्छा। अरे तो साथ के साथ चलाओ भाई, उसमें नहीं टाइम लगता है ना। वो हेडेक तुमने क्या बना रखी है कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अरे भाई बहुत टाइम है तुम लोगों के पास, और क्या है कि वो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है के चक्कर में तुम वो फालतू में टाइम इधर उधर निकाल देते हो। जरा इस बार एक कल इस तरह से सोचना कि यार मेरे पास खूब टाइम है और जो चीजें मैं सोच सकता हूँ उसको प्लान करके मैं कर सकता हूँ। जरा इसको सोचोगे ना, अपने जीवन में अंतिम मतलब अनंत परिवर्तन आ जाएगा। अनंत समझते हो? अनंत, बहुत ज्यादा। अनंत इज इनफाइनाइट, ठीक है। हाँ तो अब देखो यहाँ पर ये जो दो ग्राफ देखे उसके बारे में तो थोड़ा सा एक और टर्म ले लेते हैं कि इन दोनों को कैसे पता लगेगा। सर क्या हमेशा ग्राफ बनाते फिरेंगे? नहीं। अभी क्या है कि जैसे ये मैंने ग्राफ बना दिया, है ना, इसको मैंने कह दिया, क्या कह दिया था, ये आई था और ये कहा था कह रहे ओमेगा, और ये दूसरा ग्राफ था और ये भी आई था और ये भी ओमेगा था, और ये ग्राफ ऐसा फैल गया है, इस तरह से फैल गया है। तो अभी देखो हाँ मैं क्या करता कि बाबा ये लिखा ओमेगा नॉट और ये रहा अपना मैक्सिमम करंट कुछ आई नॉट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक आई नॉट बाय रूट टू की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आई नॉट बाय रूट टू जो करंट होगा ओमेगा की कितनी वैल्यूज के लिए होगा? एक दो वैल्यू के लिए। दो दो। एक तो ये मैंने मान लिया चाइना ओमेगा वेरी 1 हाँ हाँ और ये होगा ओमेगा 2, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कर लेते हैं। तो मैंने क्या करा, ये मैंने लिखा आई नॉट, तो इसके लिए मैंने कह दिया ये रहा ओमेगा नॉट। फिर मैंने लिखा आई नॉट बाय रूट टू, तो ये रहेगा ओमेगा 1 और ये रहेगा ओमेगा 2। अच्छा बताओ कि यहाँ पर कौन सा ग्राफ फैला हुआ है, कौन सा एक्सपैंडेड स्टेट में, 1 वाला कि 2 वाला? 2 वाला। 2 टू वाला। वाला। तो जरा सोच के बताओ कि ओमेगा 2 और ओमेगा 1 का डिफरेंस कहाँ पर ज्यादा बनेगा? दूसरे वाले में। दूसरे वाले में। तो यहाँ पर एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, उसे कहा जाता है क्वालिटी फैक्टर, एंड ये लिखा जाता है ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो अभी ग्राफ में देखकर बताइए कि ग्राफ 1 ये है, ग्राफ नंबर 1 ये है, ग्राफ नंबर 2। तो 1 और 2 के लिए बताइए कि अपना क्वालिटी फैक्टर कौन किसके लिए ज्यादा है? 1 के लिए ज्यादा है। तो मैं लिख सकता हूं क्वालिटी फैक्टर फॉर ग्राफ 1 is greater than quality factor for
graph 2. Quality factor for graph 1 is greater than quality factor for graph 2. एंड क्वालिटी फैक्टर से नाम ही समझ में आ रहा है कि यार रेडियो के लिए हमारे बढ़िया क्वालिटी का कौन सा सर्किट होगा, 1 वाला ग्राफ कि 2 वाला? 1 वाला। तो अभी यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर को मैंने Q लिखा, तो Q इज इक्वल्स टू एक मिनट, Q इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो मैं उल्टी बात करता हूं, तो ये आ गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाय Q। तो दैट मीन्स अगर Q को मैंने इफ Q को इंक्रीज कर दिया, दैट मीन्स इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? इट इम्प्लाइज कि बाबा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज। तो ये ग्राफ ये जो बनेगा दैट इज गुड फॉर रेडियो और बैड फॉर रेडियो? गुड फॉर रेडियो। गुड फॉर रेडियो। यानी मैं लिख सकता हूं कि शार्प करंट पीक बनेगी, अपनी जो चोटी बन रही है ना एकदम शार्प बनेगी, उस पर बैठोगे तो चुप जाएगी। और अगर मैं करता हूं कि इफ Q की वैल्यू मैंने कम कर दी तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आपका बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? फ्लैटर करंट पीक। फ्लैटर करंट पीक, समझे क्या? हाँ सर। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास में समझ में आ चुका है कि ग्राफ में क्या होता है क्वालिटी फैक्टर एंड सो ऑन। चलो नोट कर लो बढ़िया से। डन? सर ऊपर लो ना, ऊपर लो। डन? अरे हो गया रे बाबा। हाँ सर। ये लो जी अगला। डन? हूँ क्या रहे थे? मम्मी से बात कर रहे क्या तू? हूँ कर रहे? हाँ, अपने घर पे बात कर रहे क्या अपने भाई से छोटे से? ये ऑनलाइन ने ना खौफ खत्म कर दिया यहाँ पे। अच्छा, अभी रुको, थोड़े दिन की बात है, अभी थोड़े दिन की बात है, अब सामने सामने। लेकिन शायद तब तक अपना सिलेबस मोस्टली खत्म हो ही चुका होगा। तो चाहे हूँ करो चाहे हूँ करो, क्या करना? बहुत मार खाओगे भाई, है ना? अभी मजाक में बोल रहा हूँ लेकिन चुप हो जाओ आप, कोई नहीं करेगा हूँ। हाँ, तो अब देखो अपने पास ये आ चुका है। अच्छा, अपना टाइम हो गया क्या? हाँ सर। तो चलो अब कल मिलते हैं। अपना होमवर्क में क्या रहेगा? होमवर्क ईएमआई में मैंने जेईई मेंस दे दी थी क्या पूरी? नहीं दिया था, तो जेईई मेंस कर लीजिए, जेईई मेंस कंप्लीट कर लीजिए। मुझे ज्यादा नहीं लगता सवाल होंगे। ठीक है, ईएमआई जेईई मेंस कल बात करेंगे इस बारे में। चलो बाय बाय।